हेलो फ्रेंड्स। पॉलिटी सब्जेक्ट के एम लक्ष्मीकांत सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीटी पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से, हर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीएससी, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज इसे में हम एम लक्ष्मीकांत में जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं थॉरली हम लोग इसको रीड करेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझाया जाएगा। जो एस्पिरेंट्स एक्सपीरियंस्ड हैं वो चाहें तो 2x पर सुन सकते हैं, उनको रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में हम लोग जब देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ दिया हुआ है, पार्ट 3 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, जहाँ पे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इसका चर्चा किया गया है। ये जो है यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो बिल ऑफ राइट्स है उससे इंस्पायर्ड है। हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो बिल ऑफ राइट से इंस्पायर्ड है। हमारे पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट दिया हुआ है उसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। अब ये मैग्ना कार्टा वर्ड कहाँ से आया? तो मैग्ना कार्टा वर्ड आया 1215 से आया। 1215 में किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड जो थे वो पहला रिटेन डॉक्यूमेंट दिए थे जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। फर्स्ट रिटेन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स। बहुत लंबा और बहुत बड़ा है, बहुत डेप्थ में है, हर बात की चर्चा की गई है। इनफैक्ट द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर एलेबोरेट देन दोज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। यूएसए हो या देश का कोई भी वर्ल्ड का कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, जितना खूबसूरत तरीके से, जितना एलेबोरेट ढंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का चर्चा है उतना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है। द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हर देश के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबको इक्वालिटी का अधिकार देना, जैसे कि हमारा आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात होती है। वैसे ही डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सिंपल सी बात करें, हम लोग आर्टिकल 17 की बात करें। अगर हम लोग बात करें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक, जहाँ पे रिलीजन को लेकर जो बातें की गई हैं, रिलीजन को लेकर जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट या फिर यूनिटी ऑफ द नेशन, हमारे देश को यूनाइट रखने के लिए फंडामेंटल राइट लाया गया है। द फंडामेंटल राइट आर मीन फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? इट प्रिवेंट द स्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑथोरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई राजा महाराजा का रूल चलेगा या फिर अपना आर्बिट्रेरी पावर, अपना मनमाना पावर, अपना एकाधिकार, इन सब चीज़ों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है फंडामेंटल राइट के माध्यम से। इट प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेशन बाय द स्टेट। अगर स्टेट हमारा फ्रीडम को छीनता है, स्टेट हमारे लिबर्टी को छीनता है, तो उसको बचाने के लिए फंडामेंटल राइट बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है। दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टिरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। ये जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके मनमाने काम को, उनके आर्बिट्रेरी बिहेवियर को, या जो हमारा लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट हो, उनके आर्बिट्रेरी बिहेवियर को लिमिट करता है, रोकता है। इन शॉर्ट दे एम टू स्टेब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। कानून की सरकार, ना कि इंसान की सरकार। कानून जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन की बनेगी, ना कि इंसान की। The fundamental rights are named so because they are guaranteed and protected by the Constitution, which is the fundamental law of the land. हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ही फंडामेंटल लॉ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही कहा जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। इसीलिए जो राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं पार्ट 3 में, उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। They are fundamental also in the sense that they are most essential for the all-round development, material, intellectual, moral and spiritual of the individual. इंसान के हर सेंस में, इंटेलेक्चुअल सेंस में, मोरल सेंस में, स्पिरिचुअल सेंस में जितने भी अधिकार हैं, सारे अधिकार का चर्चा किया गया है, जो कि बेसिक हैं, जो कि फंडामेंटल हैं हर इंडिविजुअल के लिए। इसीलिए इसे
फंडामेंटल राइट कहा जाता है। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स, जो बाद में एक डिलीट किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत एक डिलीट कर दिया गया। ये जो था राइट टू प्रॉपर्टी था, बाद में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पीटी में पूछता है कि राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ पे चर्चा है, क्या राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, क्या राइट टू प्रॉपर्टी में हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इन तरह की चीज़ों को फंसाने के लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो हम फंडामेंटल राइट में देखेंगे, राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 to 18 है, राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 19 to 22 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जो बच्चों को एक्सप्लॉयट करते हैं, कम उम्र के बच्चों को एक्सप्लॉयट करते हैं, या फिर ट्रैफिकिंग जो होता है, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जो है राइट है, आर्टिकल 23 and 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, हर रिलीजन को अपना राइट दिया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि डिलीट कर दिया गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 32, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कहा गया। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे एलाबोरेटली। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट। द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। क्या क्या है? सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन while others are available to all person whether citizen foreigner और legal person like corporations और companies। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, जहाँ पे एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, इस तरह के आर्टिकल्स में सिर्फ और सिर्फ सिटीजन तक ही लिमिट किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स हैं जैसे कि आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, ये सिटीजन्स साथ ही साथ नॉन सिटीजन, जिसमें हम लोग कहेंगे ऑल पर्सन्स। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ऑल पर्सन्स। पर्सन और सिटीजन ये दो डिफरेंट टर्म है। पर्सन जिसमें कि सभी आ जाएंगे, पर्सन में आ जाएंगे सिटीजन, फॉरेनर्स, लीगल पर्सन्स लाइक कॉरपोरेशंस और कंपनीज। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ऐसा नहीं है कि जो एक्सप्लिसिटली लिख दिया गया है फंडामेंटल राइट्स बस उतना ही तक लिमिटेड है, इन्हें ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें कुछ छूट भी दी हुई है, जैसे कि आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच। लेकिन उसके साथ साथ 8 ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जिनके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। उसका चर्चा हम लोग जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे उसमें हम लोग उसको डीपली पढ़ेंगे, वो 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं। इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। हाउएवर वेदर सच रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल और नॉट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो रीजनेबल हैं या फिर मनमाने हैं। Thus they strike a balance between the rights of the individual and those of the society as a whole, between individual liberty and social control। तो ये एक बैलेंस क्रिएट करता है सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में। तीसरा पॉइंट है, मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट with a few exceptions like those against the state's action and against the action of the private individuals। When the rights that are available against the state action only are violated by the private individuals, there are no constitutional remedies but only ordinary legal remedies। कुछ सॉरी, यहाँ कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि स्टेट द्वारा आर्बिट्रेरी एक्शन को रोकते हैं, उनके अगेंस्ट हैं। कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट एक्शन और प्राइवेट इंडिविजुअल को भी कंसीडर किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एक्शन ओनली, सिर्फ स्टेट एक्शन के अगेंस्ट ही हैं। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स उन राइट को वायोलेट करते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 के तहत या फिर 226 में जो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसके तहत
हम नहीं जा सकते हैं, बट ओनली ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं एग्जांपल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अगर हम आर्टिकल 16 में देखेंगे तो वहाँ पे 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट को, स्टेट को देना ही पड़ेगा ईडब्ल्यूएस को। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनीज़ में जाएंगे वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी में ज़रूरी नहीं है कि वो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अप्लाई करें ही। अगर वो अप्लाई नहीं करते हैं तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको छूट दी गई है, लेकिन स्टेट पे ये बेसिकली लागू होता है। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, दैट इज place limitation on the authority of the state, while other are positive in nature, conferring certain privilege on the person। कुछ चीज़ें जो कि निगेटिव इन कैरेक्टर है। निगेटिव इन कैरेक्टर का मतलब स्टेट ये नहीं कर सकता है, स्टेट वो नहीं, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस। ये क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट स्टेट को रोकता है कि आप कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, रेसिडेंस के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। खासकर आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में इन सब चीज़ों पे स्टेट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। साथ ही साथ पॉजिटिव इन नेचर है, कन्फरिंग सर्टेन प्रिविलेज ऑन द पर्सन। कुछ प्रिविलेज दिया गया है, जैसे कि आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, हमें क्रिटिसाइज करने का अधिकार। तो ये जो है ये फंडामेंटल राइट के तहत स्टेट फंडामेंटल राइट जो है हम कह सकते हैं पॉजिटिव इन नेचर भी है और नेगेटिव इन नेचर भी है। दे आर जस्टिसिएबल अलाउिंग पर्सन टू मूव द कोर्ट। जस्टिसिएबल का मतलब हुआ कि हम कोर्ट में अगर हमें लगता है कि फंडामेंटल राइट हमारा ब्रीच हो रहा है, फंडामेंटल राइट हमारा छीन रहा है, फंडामेंटल राइट हमसे कोई ले रहा है, तो हम आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। They are defended and guaranteed by the Supreme Court. Hence, the aggrieved person can directly go to the Supreme Court, not necessarily by way of appeal against the judgment of the High Court। ऐसा नहीं है कि हमें हाई कोर्ट के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा फंडामेंटल राइट जा रहा है, हमें हमें अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है, तो हम आर्टिकल 32 जो खुद एक फंडामेंटल राइट है, इसीलिए इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है जिसके माध्यम से हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील दैट देम बट ओनली बाई ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड नॉट बाई एन ऑर्डिनरी एक्ट। मोरओवर दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने पिछले लेक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन किया है, जिसमें कि दो बातें सामने आई। एक केस जो कि गोलकनाथ केस 1967 में आया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट इन नेचर, दे कैन नॉट बी अमेंडेड और टेकन अवे बाय द पार्लियामेंट। हाउएवर, in Kesavananda Bharati case, Supreme Court reversed its order and said fundamental rights can be amended by the Parliament. Parliament has the power to amend the fundamental right, but there is a limitation, and that is the limitation basic structure. फंडामेंटल राइट को अमेंड तो किया सकता है, लेकिन ध्यान में ये रखा जाए कि उस अमेंडमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो डैमेज नहीं हो, जो कि केशवानंद भारती केस में आया है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये स्टेटमेंट दे सकता है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। तो यस, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, हाउएवर देयर इज ए बेसिक स्ट्रक्चर लिमिटेशन ऑन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटी बाय आर्टिकल 20 and 21। Further, the 6 rights guaranteed by Article 19 can be suspended only when emergency is declared on the ground of war or external aggression, that is external emergency, and not on the ground of armed rebellion, that is internal emergency। यहाँ समझने वाली बात यह है कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब नेशनल इमरजेंसी लागू होगी। फिर भी यहाँ पे एक बात का ध्यान देने योग्य बात है, जिसमें आर्टिकल 20 और 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 एंड 20 को हम जो है हमारा जो स्टेट है वो सस्पेंड नहीं कर सकता है।
हाउएवर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड। लेकिन हम जब नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे तो उसमें दो बातें सामने आएंगी, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी और एक इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी उसे बोलेंगे जो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, जैसे कि पाकिस्तान हम पे अटैक कर दे, जैसे कि चाइना हम पर अटैक कर दे, तो उस सिचुएशन में आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। और अगर आर्म्ड रिवेलियन होता है सॉरी, अगर आर्म्ड रिवेलियन होता है इन दैट केस, जिसे हम इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं, उस केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात को ध्यान में रखा जाए। देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन is limited by Article 31A, saving of laws providing for acquisition of e-states etc. Article 31B, validation of certain acts and regulations. Article 31A एंड 31B 9 शेड्यूल को बनाने के लिए लाया गया। 31A एंड 31B फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया, जहाँ पे 9 शेड्यूल को इंक्लूड किया गया। सर्टेन लॉज जो लैंड लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सील्ड करने के लिए, जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखने के लिए 31A एंड 31B लाया गया। हाउएवर 31C जो है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत जो इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, तो 31C जो है वो DPSP से रिलेटेड है कि कुछ DPSP 39B एंड C 39B एंड C को फंडामेंटल राइट से ऊपर प्रायोरिटी दिया गया कि अगर 39B एंड C को यूज़ करने के लिए, 39B और C को इम्प्लीमेंट करने में अगर कोई फंडामेंटल राइट का हनन होता है या अब्रीज होता है, उस केस में DPSP जो होगा उसका प्रायोरिटी फंडामेंटल राइट से अधिक होगा। मतलब DPSP इन दैट केस DPSP विल सुपरसीड द फंडामेंटल राइट। ये हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट है their application can be restricted while martial law is in force in any area. Martial law means military rule imposed under abnormal circumstances। मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको रेस्ट्रिक्ट किया सकता है, किसके लिए? आर्मीज़ के लिए, और खासकर उन जगह पे जहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया। Their application to the member of armed force, paramilitary force, police force, intelligence agencies and analogous services can be restricted and abrogated by the parliament। मतलब जो पुलिस फोर्स है, जो पारामिलिट्री फोर्स है, जो आर्म्ड फोर्स है, उनको ये फंडामेंटल राइट्स का जो बेनिफिट है वो लिमिटेड है, उसको कर्टेल किया सकता है। जो भी फोर्सेज में हैं उनको उनके फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट कर्टेल कर सकती है। इसका चर्चा आर्टिकल 33 में है। वही आर्टिकल 34 की बात करेंगे तो जहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स छीन जाते हैं, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स लिमिटेड हो सकते हैं। जहाँ पर मिलिट्री रूल लगा हुआ है वहाँ पे फंडामेंटल राइट लिमिटेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस बने रहते हैं और उनको रिस्टोर करने के लिए जो एबनॉर्मल सब्सटेंसेस है उनको, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वहाँ पे अक्सर सिचुएशन बनी रहती है, जो सर्कमस्टांसेस हैं वो पब्लिक ऑर्डर के लिए सही नहीं रहती हैं। हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे भी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन रखने के लिए मिलिट्री रूल अप्लाई किया जाता है। अभी रिसेंटली मणिपुर क्राइसिस हुआ, वहाँ पे मिलिट्री रूल अप्लाई किया गया। तो इन दैट सिचुएशन, इन दैट सर्कमस्टांसेस जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। जैसे कि इंटरनेट, अचानक इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर देना, बोलने का अधिकार को लिमिट कर देना, बाहर निकलने के लिए लिमिट कर देना, तो इन सब चीज़ों को लिमिट किया जाता है ताकि जो सर्कमस्टांसेज हैं उनको रिस्टोर किया सके। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, सेल्फ एग्जीक्यूटरी, while a few of them can be enforced on the basis of law made for giving effect to them। बहुत सारे कानून, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एप्लीकेबल हैं, उनके लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखा हुआ है वो साफ साफ एप्लीकेबल हैं। जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये सब एप्लीकेबल हैं। लेकिन अगर जैसे कि हम बात करें रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन के लिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में ST, SC, OBC, EBC इनके लिए नए कानून बनाए गए और उनको फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, खासकर OBC के लिए और EWS रिजर्वेशन के लिए आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में। और भी अलग अलग फंडामेंटल राइट्स को, कुछ फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट द्वारा डिफरेंट लॉज लाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके हर आर्टिकल को
जो कि लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में बात करता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। द टर्म स्टेट हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स, हेंस आर्टिकल 12 हैज़ डिफाइंड द टर्म ऑफ द पर्पस ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 के पर्पस के अकॉर्डिंग आर्टिकल 12 में स्टेट के को डिफाइन किया गया। कौन कौन सा हो सकते, किस स्टेट के अंदर कौन कौन आ सकते हैं? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन। जो भी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, जो एग्जीक्यूटिव हैं, लेजिस्लेटिव ऑर्गन हैं यूनियन गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे स्टेट में आ जाएंगे। जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि म्यूनसिपालिटी, पंचायती, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं जो कि स्टैट्यूट से बने हुए हैं जैसे कि LIC, ONGC, सेल, ये सब क्या स्टैट्यूट से बने हुए हैं, पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट पास करके बनाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ क्या होंगे? ये सब चीज़ स्टेट के डेफिनेशन के अंडर आएंगे। दस स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड इन अ वाइडर सेंस so as to include all its agencies. It is the action of these agencies that can be challenged in the court as violating the fundamental right. अगर ये स्टेट इसलिए बताया गया कि ये अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसीलिए स्टेट को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता तो हो कि कौन स्टेट है, कौन स्टेट नहीं है। अगर वो स्टेट है तो उसे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना ही होगा, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है स्टेट में उसे फॉलो करना ही होगा। अगर वो नहीं करती है, वी कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। According to the Supreme Court, even a private body or an agency working as an instrument of the state fall within the meaning of the state. कुछ ऐसे प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जो कि स्टेट से बेनिफिट ले रहे हैं या स्टेट के बेनिफिशरी हैं, वो भी स्टेट के अंदर आ सकते हैं। हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसके इवोल्यूशन में आर्टिकल 13 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आर्टिकल 13 को बहुत बार अमेंड भी किया गया है, खासकर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी को लिमिट किया गया था, जो कि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। आपको अगर आप चाहें तो मेरे बेसिक स्ट्रक्चर के लेक्चर को आप देख सकते हैं। आर्टिकल 13 क्या बताता है? आर्टिकल 13 बताता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स जो होंगे उनको क्या किया जाएगा? नल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाएगा, जो कि इनडायरेक्टली जो है, एक्सप्लिसिटली नहीं लेकिन इम्प्लिसिटली जो आर्टिकल 13 है वो बात करता है जुडिशियल रिव्यू का। इम्प्लिसिटली जो आर्टिकल 13 है वो बात करता है जुडिशियल रिव्यू का। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और derogation of any of the fundamental rights shall be void. In other words, it expressively provides for the doctrine of judicial review. यहाँ पे ये बात कर रहा है कि कोई भी लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है या फिर डेरोगेटरी हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो वॉइड हो जाएंगे। और किस बेसिस पे वॉइड होंगे? इसको कौन वॉइड करेगा? तो ये वॉइड करेगा हमारा जुडिशरी, जिसकी जो जुडिशियल रिव्यू के मेथड से करेगा। दिस पावर has been conferred on the Supreme Court आर्टिकल 32 एंड द हाई कोर्ट आर्टिकल 226। ये जो है जुडिशियल रिव्यू, अगर हम इम्प्लिसिटली देखें तो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत दे रहा है, जिसमें कि इट कैन डिक्लेयर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का कंट्रावेंशन हो रहा है, कोई भी लॉ आ रहा है, उस लॉ में अगर ऐसा लग रहा है कि कोई फंडामेंटल राइट का कंट्रावेंशन हो रहा है, कोई फंडामेंटल राइट अब्रीज हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के माध्यम से और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के माध्यम से उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड कर सकती है। अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है वो आता है लॉ। आर्टिकल 13 में किसको कहा गया है? तो परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आ रही है जो परमानेंट लॉ है, उसे हम लॉ कहेंगे। टेम्प्रोरी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर। ऑर्डिनेंस हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 123 के तहत या 213 के। आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट लाती है, 213 के तहत 213 के तहत गवर्नर लेके आते हैं। तो ये जो है टेम्प्रोरी लॉ होते हैं। तो ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं ये भी क्या है? लॉ के डेफिनेशन में आते हैं। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जो कि या फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन है जो कि
पार्लियामेंट द्वारा इनेक्टेड लॉज, इनेक्टेड एक्ट्स के तहत जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर, बाई लॉज और नोटिफिकेशन, ये सारे के सारे लॉ के डेफिनेशन में आते हैं। अगर ये सारे के सारे अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होंगे तो ये भी नल एंड वाइड किए जा सकते हैं। तो लॉज में हम क्या क्या समझें? लॉज में हम समझें कि अगर कोई पार्लियामेंट कोई कानून लेके आती है, स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून लेके आता है, या फिर गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट अगर कोई ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, या फिर अगर कोई स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन की कोई भी अगर पार्लियामेंट द्वारा एक्ट आया है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कोई अपना लेजिस्लेशन करता है, जिसे हम ऑर्डर, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, ये सारे के सारे लॉ के डेफिनेशन में आएंगे। लॉ के डेफिनेशन में नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, जो कस्टम, जो कस्टम में हमारा चल रहा है, तो वो भी जो है लॉ के डेफिनेशन में आ जाएगा। जो कस्टम जो कई सालों से, कई वर्षों से जो कानून चलता आ रहा है, वो भी लॉ के डेफिनेशन में आ जाएगा। और इस लॉ को लेकर बहुत सुप्रीम कोर्ट में बहुत केसेस हुए हैं। जब फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उस समय देखा गया था कि जो फंडामेंटल राइट, आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब शंकरी प्रसाद गए थे सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 13 के तहत जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको वाइड किया जाए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉ के डेफिनेशन में नहीं आता है। लेकिन गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लॉ के डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, लॉ के डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आता है, जो कि गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। Thus, not only a legislation but any of the above can be challenged in the court as violating the fundamental rights and hence कैन बी डिक्लेयर्ड एज वाइड। तो सिर्फ जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जो कानून लाया गया, सिर्फ वही लॉ नहीं है, बाकी अदर लॉ जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, लॉज, बाई लॉज, जितने भी हैं सारे के सारे लॉ का डेफिनेशन में आएंगे। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैनल्ड। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट दैट इन द केशवानंद भारती केस, इसके पहले गोलकनाथ केस में भी इसका चर्चा कर चुका है। गोलकनाथ केस में भी सुप्रीम कोर्ट बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी जो है लॉ के डेफिनेशन में आता है। यहाँ पे केशवानंद भारती का चर्चा किया गया है कि आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ and hence cannot be challenged. However, the Supreme Court held in the Kesavananda Bharati case 1973 that a constitutional amendment can be challenged on the ground that it violates a fundamental rights that forms a part of the basic structure. तो केशवानंद भारती केस में ये बताया गया कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, और वो फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर फॉर्म कर रहा है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और उसे नल एंड वाइड किया जा सकता है, जो कैन बी डिक्लेयर्ड एज वाइड। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो अगला आर्टिकल, हम लोग आर्टिकल 14 की चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसे फिर से समझा दूंगा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।